गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं नए एक्ट जिसका नाम है संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का है। संपत्ति अंतरण अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है जिससे सारी वे संपत्तियां गवर्न होती जो लिव पर्सन, जो जीवित व्यक्ति एक दूसरे से को ट्रांसफ़र करते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो लिव पर्सन है वो ट्रांसफ़र करते हैं। अब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का है। इसमें संपत्ति से संबंधित सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन टॉपिकों में से एक सबसे बड़ा टॉपिक है बंधक, मॉर्गेज सबसे ज़्यादा सेक्शन कवर करता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा ट्रिपिकल है। अगर आज मॉर्गेज की बात करें तो धारा 58 से लेके 104 तक बंधक संपत्ति का व्ययन कैसे होगा, बंधक कैसे होगा, बंधक कैसे किया जाएगा, बंधक कितने प्रकार का होता है, ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। तो हम आज बंधक पर ही बात करते हैं। ये बंधक मॉर्गेज संपत्ति, बंधक संपत्ति, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंसान को सर्च करने वाला है और सबसे ज़्यादा इसी में इंसान सवाल पूछता है कि भाई बंधक संपत्ति रख दी हमने तो क्या होगा, कैसे होगा, बंधक का कैसे छूटेगा, कैसे नहीं करेगा। तो आज मैं बंधक के बारे में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। बंधक धारा 58 में दिया गया है। इसमें बंधक शब्द यूज किया गया है जिसे बंधक प्रॉपर्टी से को रिलेवेंट माना जाता है। बंधक स्थावर संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही यह एक्ट लागू होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स उनसे वो गवर्न होंगे। बंधक स्थावर संपत्ति के लिए इसी से गवर्न होगा। बंधक करता कौन? जो संपत्ति को बंधक करता है। बंधकदार कौन? जिससे बंधक रखा जाता है, प्राप्त करने वाला। बंधक धन क्या? जिस संपत्ति को बंधक रखा जाता है उसके एवज में जो धन ब्याज रखा जाता है वह बंधक धन। बंधक विलेख क्या है? बंधक विलेख वह विलेख है जिससे वह संपत्ति किसी को बंधक रखी जा रही है और उसकी लिखा पढ़ी हो रही है, डीड बनाई जा रही है, बंधक डीड, बंधक विलेख कहलाएगी। अब बंधक में क्या होता है कि जैसे सेल में तो स्वतः ट्रांसफ़र होता है, पर बंधक में अचल संपत्ति का हित अंतरण होता है। हित से मतलब उस संपत्ति में वह संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं, पर उस संपत्ति में उसका जो ऋण है, उसने जो पेमेंट किया है, उसने जो उधार दिया है, उसका जो ब्याज है, उसकी सुरक्षा उस बंधक में हित कवर करती है। बंधक संपत्ति में हित कवर करती है। वह संपत्ति उस व्यक्ति जिसने उधार दिया है उसका हित उसमें निहित हो जाता है। तो बंधक में हित निहित होता है, स्वतः ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब बंधक में क्या क्या आवश्यक तत्व है? 2 व्यक्ति होने चाहिए, बंधककर्ता, बंधकदार, प्रतिफल होना चाहिए और इसमें हित अंतरण किया जाता है। और बंधक कितने प्रकार के होते हैं पहली बात करते हैं। एक है सिंपल बंधक, सादा बंधक। सादा बंधक जिसमें कब्जा नहीं दिया जाता है, निजी जिम्मेदारी होती है, जब्ती का कोई प्रावधान नहीं होता है, किंतु सादा बंधक हमेशा पंजीकृत होना चाहिए। अन्य बंधक तो 100 रुपये या उससे अधिक की प्रॉपर्टी के मामले में उन्हें रजिस्ट्रीकरण 100 रुपये से अधिक हो तो करवाया जाना आवश्यक है। पर इस सादा बंधक में आप ना तो दस्तावेज रख रहे हो, ना उसका पोजीशन ले रहे हो, एक बंधक रख रहे हो, तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। और रजिस्ट्रेशन के साथ
2 विटनेस द्वारा हस्ताक्षर भी होना चाहिए, तभी वैध बंधक बन पाएगा। सादा बंधक में बेचने का अधिकार आता है कि यदि बंधक रखी गई संपत्ति में जब संपत्ति को समय पूरा हो गया उसका पेमेंट देने का, तो वह व्यक्ति उस संपत्ति को कोर्ट में दावा लाकर कि मुझे कि इस संपत्ति बाबत मेरा पैसा लेना है और मुझे इस मेरा पैसा दिलवाया जाए, तो उस संपत्ति को बेचान करने के लिए दावा पेश कर सकता है। इसका पंजीकरण आवश्यक है सादा बंधक। दूसरा है सशस्त्र विक्रय बंधक। सशस्त्र विक्रय बंधक क्या होता है? ये इस तरह का बंधक होता है, एक विक्रय की सीमा तक पहुंच जाता है पर विक्रय नहीं होता है। विक्रय की सीमा तक पहुंच जाता है कि यदि हमने ये संपत्ति रखी है आज और 1 महीना गुजर जाने पर या 1 साल बाद ये मेरी जो राशि है ये नहीं दी तो यह जो विक्रय है एब्सोल्यूट हो जाएगा, बंधक की जगह ये विक्रय में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया है। जो सशर्त बंधक होता है इसमें भी पोजीशन नहीं दिलाया जाता है, व्यक्ति के पास केवल एग्रीमेंट होता है। इसे 100 रुपये से अधिक होने पर रजिस्टर करवाया जाना आवश्यक होता है और इसमें ये आशय देखा जाएगा कि आशय क्या था, लिखा पढ़ी जो हुई है बंधक की कि भाई ये सशर्त विक्रय है या नहीं, मामले का आशय देखा जाएगा। और इस सशर्त विक्रय में जब समय गुजर जाता है तो इसके लिए फोरक्लोज का राइट होता है। फोरक्लोज राइट धारा 67 में है दिया हुआ है, जिसमें सशर्त विक्रय वाले जो बंधक कर्ता के खिलाफ कोर्ट में जाकर कि साहब ये हमने एग्रीमेंट किया था, ये एग्रीमेंट में मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे अभी तक इसने पेमेंट नहीं दिया है, मैंने ना इसका आशय दिख रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ फोरक्लोज कि ये भाई अब इस बंधक को सेल में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसका बंधक का राइट, बंधक रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज का राइट समाप्त कर दिया जाए, कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। इस सशर्त बंधक में इस प्रक्रिया को अपनाकर उसे सेल में एब्सोल्यूट कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा बंधक होगा भोग बंधक। भोग बंधक ऐसा बंधक होता है, कोई संपत्ति है किसी व्यक्ति को के पास गिरवे रखी जाती है, मॉर्गेज रखी जाती है, तो इसके बदले उस संपत्ति को भी उसी के पास गिरवे रखी जाती है और उस संपत्ति में गिरवे में ही कि भाई इसमें जो किराया आएगा, जो इससे प्रोडक्शन होगा, उसमें आपका जो देना है उसी में एडजस्ट हो जाएगा। इसमें व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है, जो बंधक करता होता है उसका व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। जिस दिन उस संपत्ति से जो राशि प्राप्त हो रही है, जो कर्जा दिया गया है, जो बंधक धन है वो पूर्ण हो जाता है, तो ये भोग बंधक का मामला समाप्त हो जाता है और उस व्यक्ति जिसने बंधक रखी है उसे संपत्ति वापस लौटानी पड़ती है। इसमें भोग बंधक रखने वाला व्यक्ति विक्रय नहीं करवा सकता है, क्योंकि वो उस संपत्ति का विक्रय मतलब भोग कर रहा है। भोग बंधक को इंग्लिश में कहेंगे यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। और चौथा है अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक एक ऐसा बंधक होता है जिसमें ट्रांसफ़र लिखा जाता है, संपत्ति का पूर्ण अंतरण लिखा जाता है और ये रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है यदि 100 रुपये से अधिक के मामले में। बंधक का एक समय रखा जाता है कि इस समय में आपको ये पेमेंट करना है और पेमेंट नहीं किए जाने पर फोरक्लोजर का अधिकार रहेगा। अंग्रेजी बंधक में संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। इसमें भी बंधक रखी जाती है, आंतरिक किया जाता है और इसमें भी बंधक का जो आपने रखा है और बंधक जिसने रखा है उसको विक्रय का अधिकार होता है। वह कोर्ट जाएगा अंग्रेजी बंधक में कि मेरा पेमेंट नहीं दिया गया है और ये मेरे पास बंधक रखी गई थी, इंग्लिश बंधक, जिसमें विक्रय के समान ही सारी बातें लिखी जाती, पर उसमें बंधक का
वो डाला जाता है कि इतने समय में इस प्रॉपर्टी को वापस मैं दूंगा, तब वो वापस ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मतलब ट्रांसफ़र तो होता है पर एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें बैरियर रहता है कि आप वो थर्ड व्यक्ति को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंधक करता है उस व्यक्ति ने बंधक के आशय से उसे सौंपा है, पुनः प्राप्त करने के आशय से सौंपा है। इसमें समय पूरा होने पर कोर्ट जाकर उसके विक्रय के लिए डिग्री प्राप्त करके अंग्रेजी बंधक में पेमेंट, वो बंधक धन वसूल किया जाता है। एक पांचवा बंधक है 58F में स्वत्व विलेख के द्वारा बंधक। स्वत्व विलेख जो संपत्ति के स्व मालिकाना हक के दस्तावेज होते हैं, उसे जैसे बैंक रख के लोन दे देता है। पहले तो ये मद्रास, चेन्नई, मुंबई वाले क्षेत्रों में ही लागू थी, पर अब इंडिया में सभी जगह ये विलेख को माने। स्वत्व विलेख के द्वारा मतलब जो डीड होती है, स्वत्व विलेख होते हैं, उन्हें जमा करके धन दे देता है। अब इसमें प्रॉपर्टी के असल कागज रखे जाते हैं, इसलिए इस बंधक को रजिस्टर्ड करवाया जाना आवश्यक नहीं है। पर इसमें ना तो कब्जा लिया जाता है, ना ही कोई हित होता है। बस वो दस्तावेज होते हैं जिनको कोर्ट में पेश करके स्वत्व विलेख को देकर और जो व्यक्ति बंधक करता है उससे धन वसूल करने के लिए और बंधक का मूलधन ब्याज के लिए इसे विक्रय के लिए कोर्ट में इसका विक्रय किया जा सकता है। एक बंधक है विलक्षण बंधक, जो जैसे अंग्रेजी बंधक है, भोग बंधक है, सादा बंधक है, सशर्त बंधक है, स्वत्व विलेख द्वारा बंधक है। इस बंधक में मिक्स होता है, दो विलेखों का एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है और दो विलेखों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है, इसलिए विलक्षण बंधक एनिमोलस मॉर्गेज कहते हैं। ये उस डेट को पढ़ने से इसका क्लियरिफिकेशन होगा। अब बंधक बता दिया मैंने, सादा बंधक, सशर्त बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक और स्वत्व विलेख के द्वारा बंधक और एनिमल्स मॉर्गेज मतलब विलक्षण बंधक, मिक्स बंधक मतलब। इसके बाद बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किए जाना चाहिए, मतलब बंधक जो आप मॉर्गेज डीड कर रहे हैं कब रजिस्टर मतलब लिखा पढ़ी द्वारा की जानी चाहिए, कब नहीं की जानी चाहिए। सादा बंधक वाले मामले में हमेशा रजिस्टर डीड ही की जानी चाहिए। सादा बंधक यदि रजिस्टर डीड से नहीं किया जाएगा तो वो मान्य नहीं होगा। दूसरा है हक विलेखों पे जो निक्षेप है, मतलब जो स्वत्व विलेख को रख के जो मॉर्गेज किया जा रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, सादा बंधक तो हमेशा रजिस्टर्ड होगा, पर और जो जैसे भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक और सशस्त्र विलेख बंधक, इसमें 100 रुपये से ज़्यादा की राशि यदि है तो उसे रजिस्टर विलेख द्वारा ही किया जाएगा और 2 अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा हस्ताक्षरित होगा। बंधक में 2 अटेस्टिंग विटनेस अति आवश्यक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धारा 59 में प्रावधान दिया गया है कि बंधक किस तरह से लिखा पढ़ी की जाएगी, इसकी किस तरह से इसका डीड बनाई जाएगी। धारा 59 क में कहा गया है कि बंधक कर्ता या बंधकदार के जो उत्तराधिकारी हैं जिनका हित क्रिएट होता है तो उन्हें भी उसी रूप में ट्रीट किया जाएगा। जो बंधक रख रहा है उसके उत्तराधिकारी भी बंधक कर्ता ही माने जाएंगे। जो बंधक रख रहा है बंधक, तो उसके उत्तराधिकारी भी उस रूप में ट्रीट किया जाएगा। अब बंधक कर्ता के अधिकार और दायित्व क्या, बंधक जो मॉर्गेज कर रहा है व्यक्ति उसके क्या अधिकार और क्या दायित्व है।
फर्स्ट उसका अधिकार होता है धारा 60 में मोचन कराने का अधिकार। आज आपने संपत्ति रख दी किसी के पास, अब क्या आपका अधिकार है? पहला अधिकार धारा 60 मोचन का अधिकार, इसे कहेंगे रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मूलधन जैसे ही शुद्ध हो जाता है, जैसे जिस दिन आपकी राशि का जो पेमेंट करना है वह शुद्ध हो गया, तो उस दिन बंधककर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बंधक राशि को चुकाकर उस संपत्ति को, विलेख डीड को वापस प्राप्त कर ले और उस बंधक का जो मॉर्गेज किया गया उसको समाप्त किया जाए। अब मोचन का अधिकार पर कुछ सवाल होते हैं कि मोचन का अधिकार की कोई लिमिटेशन है, कब मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है? तो इसमें धारा 60 में ये कहा गया है मोचन का अधिकार कब 2 ही कंडीशन में समाप्त हो सकता है। पहली कंडीशन, पक्षकारों के एक्ट द्वारा पक्षकार खुद ही इस तरह का एग्रीमेंट कर ले कि हम अब इस बंधक को समाप्त करते हैं और हम बंधककर्ता अब रिडेम्पशन नहीं कराएगा, उसे कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट। सेकंड, न्यायालय की डिग्री द्वारा, फोरक्लोजर की डिग्री द्वारा ही बंधक संपत्ति पर से बंधककर्ता के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। इन 2 के अलावा तीसरा नहीं है। अब इसमें कुछ न्यायालय के वो भी है। एक आंशिक मोचन पे बात होती है, जैसे कोई संपत्ति है, अब उसमें कुछ 10 लाख रुपए दिए गए, व्यक्ति कहे कि मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ, इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे मोचन करवा दिया जाए कोर्ट में आकर, पर आंशिक मोचन नहीं करवाया जाता है सामान्यतः। केवल नीलकमल सूर्यकांत वाली एक केस था, उसमें कहा गया है कि आंशिक मोचन उसी कंडीशन में कराया जाएगा जब उस संपत्ति का जो उपयोग करता है, जो बंधक जिसके पास रखा गया है, उस संपत्ति के उसको उपयोग में कोई बाधा ना पहुंच रही हो, उससे कोई रिलेवेंट नहीं हो। इस कंडीशन में सामान्यतः आंशिक बंधक नहीं होगा। बंधक के संबंध में रघुनाथ बनाम मुसम्मात 1934 का केस है, जिसमें मोहम्मद शेर खान बनाम सेठ स्वामी एक 1958 का केस है। इसमें कहा गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, किसी भी संविदा के द्वारा बंधककर्ता का रिडेम्पशन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। बंधककर्ता का जो रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज का अधिकार है वह नहीं छीना जा सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एक बार बंधक सदैव बंधक रहेगा, हर कंडीशन में, भले वो 100 साल बाद भी बंधक ही रहेगा। बंधक धारण करने वाला बंधक आंतरिक कभी भी उस संपत्ति को मालिक नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें एक टाइटल बनता है, बंधक हमेशा बंधक, मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। अब इससे संबंध में 3 केस है, हैरिस बनाम हैरिस, वर्नाल बनाम बेंथम और मिथाई बनाम मिथाई। इसमें बताया गया है कि बंधक प्रॉपर्टी का रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी का अधिकार कैसे समाप्त होगा। पहला, स्वयं मालिक बन जाए। जैसे आपने कोई संपत्ति मॉर्गेज रखी और बाद में मॉर्गेज रखने वाले ने आप ही को उसकी वसीयत कर दी या सेल आपको कर दी, तो जब आप खुद ही मालिक होगे तो मोचन का अधिकार खत्म। सरकार द्वारा अर्जन, यदि वो बंधक प्रॉपर्टी है उस सरकार ने ले ली, भूमि अवाप्ति में चली गई, तो बंधक का राइट खत्म, रिडेम्पशन का राइट समाप्त। राज्य में निहित होगी तो रिडेम्पशन का राइट समाप्त। आपने पक्षकारों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब हम इस बंधक का अधिकार समाप्त करते हैं, तो राइट समाप्त। ये न्यायालय द्वारा मोचन का अधिकार को समाप्त कर दिया, फोरक्लोज की डिग्री दे दी, तो इस कंडीशन में अधिकार समाप्त होता है। इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बंधककर्ता के रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज के
सम प्रॉपर्टी के अधिकार को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये विशेष है। अब बंधक दार के क्या अधिकार है, जिसने बंधक रखा है उसके क्या अधिकार है। संपत्ति को पूर्वबंध विक्रय का अधिकार, यदि बंधक वैलिड है और आपका समय पूरा हो गया है आपको पैसा देने का, तो आपका उसे संपत्ति को विक्रय करके पेमेंट मतलब मूलधन बंधक धन प्राप्त करने का, मूलधन ब्याज प्राप्त करने का आपका अधिकार होगा। बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार होगा। विक्रय की शक्ति, विक्रय करने की शक्ति होगी आपकी। आप उस संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं। बंधकीकृत संपत्ति के कोई उसमें अभिवृद्धि हुई हो तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। बंधक का पट्टेदारी को पुनः पट्टा कर सकते हैं। बंधक की संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए कोई धन आपको व्यय करना पड़े तो आप कर सकते हैं। बंधक धन संपत्ति पर कोई आय अर्जित होती है, माल विक्रय से प्रतिकर कोई आता है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण राइट मोचन निषेध फोरक्लोज, धारा 67 में ये अधिकार दिया गया है। सभी तरह के मॉर्गेज में ये राइट्स नहीं है। फोरक्लोज का राइट सशर्त विक्रय वाले बंधक में है और बाकी अदर बंधक में प्रॉपर्टी को विक्रय का अधिकार, सेल और फोरक्लोज में तो उस संपत्ति को जो बंधक दार है उसी की हो जाती है कि भाई अब बंधकदार के अधिकार को समाप्त कर दिया जाए और अब मैं ही इसका स्वतः मालिक घोषित कर दिया। और सेल में कोर्ट उसका सेल करेगी, जो पैसा आएगा उसमें से उसको जिसने बंधक दिया है उसका बंधक धन उसे चुकाया जाएगा, शेष धन उसी व्यक्ति जो बंधक करता है उसी को लौटा दिया जाएगा। ये नियम है, वो मालिक नहीं बनेगा। इसकी 3 कंडीशन है। बंधक वैध रूप से किया जाना चाहिए, बंधक मोचन का समय आ गया हो, बंधक कर्ता ने मोचन का धन जमा नहीं किया हो और ऐसा कोई करार नहीं किया हो कि उसे निषेध कर दिया जाए। इसमें बंधक मोचन में ये जो फोरक्लोजर का राइट है वह व्यक्ति डिक्री हो जाने तक अंतिम क्षण तक भी यदि राशि जमा कर देता है तो ये फोरक्लोजर की डिग्री समाप्त हो जाती है। अंतिम क्षण तक, उसके विक्रय तक। मान लो आपको फोरक्लोज कर दिया जा रहा है, उसके पहले भी, एक दिन पहले भी, जैसे मान लो कोर्ट गए और कोर्ट में आपसे कहा कि साहब आपने बंधक रखा था, आप इसके पेमेंट कर दीजिए, इतना समय आपको दिया जाता है, तो आप जब तक वो लास्ट नहीं हो जाता तब तक आप यदि धन जमा कर देते हैं तो आपका ये फोरक्लोजर रुक जाएगा, सेल भी रुक जाएगी। मोचन के अधिकार का पर इन कारणों से रोक होती है, जैसे आपने ही वचन दे दिया है कि अब आपसी सहमति हो गई, वो एक्ट ऑफ पार्टी। बंधक करता ही न्यासी बन गया हो उस संपत्ति का तो उसे निषेध का अधिकार नहीं मिलेगा। ये संपूर्ण बंधक के बारे में अपन ने इसका सारा कंसेप्ट समझा। अब जब बंधक हो जाती है संपत्ति तो किस तरह से आगे बंधकदार और बंधककर्ताओं के बीच किस तरह से डील होती है उसके संबंध में कुछ धाराएं हैं, थोड़े से समय में अपन इसको क्लियर करेंगे। धारा 78-79 दी गई है। इसके पहले धारा 48 दी गई है जिसमें पहले आओ पहले पाओ। जैसे मान लो जिस व्यक्ति ने पहले बंधक किया है, जिस व्यक्ति ए ने बी के पास कोई संपत्ति बंधक की, तो बी ने जब फर्स्ट में बंधक की फिर ए ने सी को बंधक कर दी, तो पहले बी का राइट्स बनेगा फिर सी का राइट्स बनेगा, ठीक है। पर इसका अपवाद धारा 78-79 में दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कि जैसे ए ने बी के पास बंधक रखी और फिर वही संपत्ति सी के पास बंधक रखी, पर जब सी ने बी से पूछा कि भाई आप के पास ये बंधक है क्या प्रॉपर्टी, पर बी उस समय ये बोल के नट गया, मना कर दिया कि हाँ मेरे पास तो अधिकार है धारा 48 में कि मैं पहले ही प्राप्त करूँगा, इसके धन से मुझे कोई लेना देना नहीं। फ्रॉड किया एक तरीके से, उसके साथ धोखा किया,